नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फाइनल टेस्ट यानी कि फुल लेंथ टेस्ट जो दूसरा है वो लेकर आ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सबसे पहले सत्तूर। सत्तूर क्या मध्य अरावली की चोटी है? तो बिल्कुल नहीं है। ये कौन सी अरावली की चोटी है? दक्षिण अरावली की। ठीक है, तो पहला ही इसमें क्या हो गया? पहला ही इसमें असुमेलित हो गया, क्योंकि जो है ये क्या है, दक्षिण अरावली की चोटी है। तो असुमेलित क्या हो गया? पहला। कोटड़ा, ये काटड़ा नहीं है, कोटड़ा है। कोटड़ा आपकी दक्षिण अरावली की है, बिल्कुल उदयपुर में ही है। ठीक है। दूर मराई जी, जो दूर मराई जी है इसको कहते हैं गोरम जी। क्या कहते हैं? गोरम जी। और इसका एक जो है आधुनिक नाम है टोडगढ़। कौन सा गढ़? टोडगढ़। और ये आपकी मध्य अरावली की है, बिल्कुल अजमेर जिले में आती है, वर्तमान ब्यावर जिले में आती है। ठीक है। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा उत्तरी अरावली में, बिल्कुल ये जयपुर में जो है आपकी चोटी स्थित है। तो सत्तूर जो है वो आपकी दक्षिण अरावली में आती है, मध्य अरावली में नहीं आती। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में नदियों में से जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही मतलब हो गया घटता क्रम। तो सबसे आपको जो देखो ऑप्शन में दिख रहा है बनास, माही, लूनी और बाणगंगा। तो सबसे कम तो बाणगंगा का होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि बाणगंगा एक छोटी सी नदी है। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि सबसे जो है कम तो बाणगंगा का ही होगा। तो 4 ये रहा। ठीक है। अब बात करते हैं बनास, लूनी और माही का। ठीक है। इन तीनों नदियों में जो है ना छोटी नदी जो है वो कौन सी है? माही। तो 2 नंबर होगा माही। तो ये रहा माही। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जो है बनास का जो है अधिग्रहण क्षेत्र है, तो 1 नंबर बनास होगा और फिर होगी लूनी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 3 2 4। कौन सा हो जाएगा? 1 3 2 4। सबसे जो है ज्यादा किसका है? बनास का। 1 नंबर पर ही आएगी। दूसरे नंबर पर लूनी नदी। तीसरे नंबर पर आपकी आएगी माही नदी। और चौथे नंबर पर आएगी आपकी बाणगंगा। ठीक है, क्योंकि बाणगंगा जो है एक छोटी सी नदी है और जो है ये सिर्फ वर्षा के टाइम ही कभी कभी बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? ये जो है कम से कम आपको 3 बार बता चुका। अगर पीछे की क्लासेज आपने देखी तो आपको पता भी होगा, और एकदम अच्छी तैयारी मैंने आपको जो है फर्स्ट पेपर की करवाई है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और जो सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा की भर्ती जो आ चुकी है उसकी तैयारी करना चाहते हो तो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। तो राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? सबसे पहले राजस्थान में बाल लिंगानुपात है कितना? 888। और बाल लिंगानुपात का मतलब है 0 से लेकर 6 वर्ष तक का बालक। ठीक है। 888 जो है बाल लिंगानुपात है। और इसमें जो है सर्वाधिक जो बाल लिंगानुपात है वो आपका बांसवाड़ा जिले का। कौन से जिले का? बांसवाड़ा जिले का। और कितना है? 934। ठीक है। और न्यूनतम जो बाल लिंगानुपात है ना वो है आपका झुंझुनू जिले का। कहाँ का? झुंझुनू जिले का। और झुंझुनू का कितना है आपका? 837। ठीक है। इसके अलावा जो सामान्य लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है, ये आपको पता ही है। सर्वाधिक आपका डूंगरपुर का। ठीक है। और न्यूनतम आपका है धौलपुर का। ये तो हम जो है बहुत बार चर्चा कर चुके। तो जो है इसका उत्तर क्या होगा? न्यूनतम पूछा था बाल लिंगानुपात, तो किसका होगा आपका? झुंझुनू का। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? बात हो रही है 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में जो है अनुसूचित जनजाति का जो है उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। तो बात हम अनुसूचित जनजाति की करें तो देखो सर्वाधिक कहां पर है? ये सर्वाधिक भी 2 टाइप से है। सर्वाधिक भी 2 टाइप से है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक आपकी है ये बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है। प्रतिशत और संख्या अलग अलग चीज होती है, तो प्रतिशत के आधार पर तो सर्वाधिक कहां पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है। और जो है आपकी संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर जो सर्वाधिक है आपकी ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में प्रतिशत के आधार पर ज्यादा है और जो है उदयपुर में संख्या के आधार पर ज्यादा है। अगर बात करें कम की, ठीक है, तो कम जो प्रतिशत और संख्या दोनों के आधार पर ही जो है, प्रतिशत और संख्या दोनों के आधार पर जो है सबसे कम कहां पर है? ये नागौर और बीकानेर में। कहां पर है? नागौर और बीकानेर में। और तीसरा नंबर आता है आपका चूरू का। ठीक है। नागौर और बीकानेर में जो है इनकी संख्या न्यूनतम है। तो उत्तर जो यहाँ पर न्यूनतम पूछा था तो उत्तर हो जाएगा आपका बीकानेर और नागौर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना सर्वाधिक है प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा में और संख्या के आधार पर उदयपुर में, और कम जो है प्रतिशत और संख्या दोनों के आधार पर ही नागौर बीकानेर में है। अब थोड़ी सी बात हम जो है एससी की भी कर लेते हैं, अनुसूचित जाति की। किसकी बात कर लेते हैं?
एससी की, ठीक है, अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जो जाति है वो आपकी जो है सर्वाधिक जो प्रतिशत है ना, पहले सर्वाधिक बता देता हूं मैं। सर्वाधिक अगर हम बात करें प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक है। और जो है अगर संख्या के आधार पर करें सर्वाधिक की बात, तो ऐसी जो जाति है वो संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा है जयपुर में, ठीक है, फिर गंगानगर का नाम आता है, ठीक है। अब बात करें अपन जो है सबसे कम की, ठीक है, ऐसी जो जाति है वो सबसे कम जो है प्रतिशत के आधार पर भी बात कर लेते हैं। प्रतिशत के आधार पर जो सबसे कम है वो है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बात एससी की हो रही है, ठीक है। और जो है आपकी संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर ये जो सबसे कम है वो है डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। एसटी की बात कर चुके हैं, एससी की वापस बता देता हूं। सर्वाधिक जो है प्रतिशत के आधार पर गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, और संख्या के आधार पर जयपुर और गंगानगर में, ठीक है। फिर बात आती है कम की, तो सबसे कम प्रतिशत के आधार पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, और संख्या के आधार पर डूंगरपुर प्रतापगढ़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि यानी कि कमी हुई है, ठीक है, दर्ज की गई है। मतलब वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के तहत पूछा है कि 2019 से लेकर 21 में किस जिले में जो है 30% से अधिक जो है नकारात्मक वृद्धि का मतलब कमी हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम वृद्धि की बात कर लेते हैं। जो वनों में वृद्धि हुई है ना, किसमें? वनों में जो वृद्धि हुई है वो कहां हुई है? तो वृद्धि हुई है आपकी अजमेर और पाली में, सर्वाधिक वृद्धि अजमेर और पाली में, ठीक है। सर्वाधिक कमी की बात करें, ठीक है, कमी जो आपकी सर्वाधिक हुई है जालौर में, और दूसरे नंबर पर आपका नाम आता है करौली का। किसका? करौली का। तीसरे नंबर का भी याद रखना चाहो तो सिरोही का आता है, ठीक है। किसका आता है? सिरोही का। तो जालौर में जो है एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 30% से भी अधिक यानी कि 32.46% कमी हुई है, ठीक है। करौली में जो है ना आपकी 26.16% कमी हुई है। तो ध्यान रखना 30% से अधिक जो है कमी वाला एकमात्र जिला जालौर, उसके बाद करौली, फिर सिरोही, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि अजमेर पाली में और कमी जालौर और करौली में, लेकिन यहाँ पर 30% से अधिक पूछा तो 32.46 हुई है, कहां पर है? जालौर में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोला लव कुश वाटिका, जिसका जो है मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की थी। लव कुश वाटिका जो हर जिले में बननी है वो किससे संबंधित है? तो देखो इसको आपको करंट का ना पूछकर इसको पूछा टूरिज्म के हिसाब से, क्योंकि आपके टूरिज्म जो है सिलेबस में है, तो टूरिज्म के हिसाब से पूछा कि लव कुश वाटिका क्या है। तो ये जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जगह है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। लव कुश वाटिका जो है 33 जिलों में इनका निर्माण का जो है बोला गया था। तो जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जगह है जिनका नाम है लव कुश वाटिका, ठीक है। और इनका जो है इनका निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1 जुलाई 2022 को ही इनका निर्माण शुरू हो गया था, 1 जुलाई 2022 को। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है आरसीडीएफ। आरसीडीएफ क्या है? राजस्थान सहकारी जो है आपका दुग्ध जो फेडरेशन है उसको कहते हैं, ठीक है। राजस्थान जो है सहकारी जो है दूध फेडरेशन, ठीक है, या हम कह सकते हैं समिति, ठीक है। तो आरसीडीएफ जो है लिमिटेड का जरम प्लाज्म स्टेशन कहां स्थित है? ठीक है, आरसीडीएफ जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उसका जो है जरम प्लाज्म स्टेशन कहां स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नरवा खींचियान जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रख लेना। और आरसीडीएफ की स्थापना हुई थी आपकी 1977 में, ठीक है। 1977 में जो है आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और इसके अंतर्गत जो है ना जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं वो देख लेना। जिला दुग्ध उत्पादक संघ है ना वो है इसके अंतर्गत 24। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बनता है कितने हैं, क्योंकि डेयरी जो है आपके सिलेबस में। तो आरसीडीएफ का जो है ना जरम प्लाज्म स्टेशन कहां पर है? नरवा खिंचियान जोधपुर में। और आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में हुई। और इसके अंतर्गत जिला दुग्ध उत्पादन संघ है ना वो आपके टोटल कितने हैं? 24 जिलों में ये कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा करौली आते हैं?
ठीक है। अब थोड़ा सा जो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो 10 हैं। ठीक है, 10 को थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं अपन कि कौन कौन से किस्म आते हैं। वैसे आपको पता होगा, एक है फर्स्ट ए। ठीक है, फर्स्ट ए में जो आपके आते हैं वो होते हैं जोधपुर, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, थोड़ा सा समझ लेना आप, जोधपुर और बाड़मेर आता है। ठीक है, जो फिर आता है आपका फर्स्ट बी। फर्स्ट बी में आता है गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट सी। क्या आता है फर्स्ट सी, और फर्स्ट सी में जो है ना आपका आता है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के अलावा बीकानेर, और जो चूरू का आंशिक भाग आता है, किसका, चूरू का आंशिक भाग आता है, ध्यान रखना। फिर आता है आपका सेकंड ए। सेकंड ए के अंतर्गत क्या आते हैं, नागौर, ठीक है, सिक्कर, झुंझुनू, और चूरू का जो है अधिकांश भाग इसमें भी आता है। ठीक है, चूरू जो है आंशिक भाग तो इसमें आता है आंशिक, और जो अधिकांश भाग आता है सेकंड ए में। फिर आता है थर्ड ए, सॉरी सेकंड बी। फिर क्या आता है सेकंड, एक मिनट, सेकंड बी आता है। और सेकंड बी में जो आपके आते हैं वो आते हैं जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली और सिरोही, सिरोही। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड ए। ठीक है, और थर्ड ए में कौन आता है, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड बी। थर्ड बी में कौन आता है, थर्ड बी में जो आपके आते हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ ए। फोर्थ ए के अंतर्गत कौन आते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। फिर आता है आपका फोर्थ बी, और फोर्थ बी के अंतर्गत आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और फिर आता है पांचवा, पांचवा मैं लिख देता हूं यहां पर, पांचवा, और पांचवा है इसके आगे ए बी कुछ नहीं है, ये आता है आपका हडौती, झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12। ठीक है, 12 बूंदी, ये आते हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ए में आता है जोधपुर, बाड़मेर, फर्स्ट बी में आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, फर्स्ट सी में आता है जैसलमेर, बीकानेर और आंशिक रूप से चूरू। सेकंड ए में नागौर, सिक्कर, झुंझुनू और जो है चूरू का अधिकांश भाग। सेकंड बी में आता है जालोर, पाली, सिरोही। थर्ड ए में आता है जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। थर्ड बी में आता है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। और फोर्थ ए में आता है भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और फोर्थ बी में आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, और फिफ्थ में आता है झालावाड़, कोटा, 12 बूंदी। अब बात ये आती है कि जो है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। तो सबसे बड़ा जो है ना आपका फर्स्ट सी है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट सी। ठीक है, अब बात करें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है फोर्थ बी। फोर्थ बी क्या है, सबसे छोटा है, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहां पूछा है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो देखो भरतपुर, अलवर जो ये रहा, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर थर्ड बी में आते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपको याद होने चाहिए 10 के 10। ठीक है, तो थर्ड बी में क्या आता है, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, जो है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका थर्ड बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोपेन का वर्गीकरण है। एक बात ध्यान रखना, जो कोपेन का वर्गीकरण है वो वनस्पति पर आधारित है। ठीक है, वनस्पति पर आधारित एकमात्र वर्गीकरण कौन सा है आपका, कोपेन का। अब मैं थोड़ा सा नक्शा बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कोपेन का जो वर्गीकरण है वो किस हिसाब से कार्य करता है। एक थोड़ा सा रफली नक्शा है, ये राजस्थान मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसा भी बना है बना देते हैं। इसका जो ये इधर वाला भाग आता है, ये ऊपर वाला, ये आता है आपका BWHW में। किसमें आता है, BWHW में। फिर जो ये वाला भाग है रावली से, और जो है इसके बीच का भाग ये आता है BSHW में। ठीक है, फिर ये यहाँ पर ये भाग है, ये आता है जो मैदानी भाग है CWG में, और बचा हुआ जो भाग आता है ये AW में। जो आपका दक्षिणी भाग है और हाड़ौती प्रदेश वो आते हैं AW में। अब देखो उपाद्र भाग कौन सा होता है, ये वाला CWG वाला। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपाद्र का हो जाएगा CWG।
फिर देखो एक ये रहा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र होते हैं जहां बहुत बारिश होती है, तो ये दक्षिण और जो हाड़ौती प्रदेश ये आता है AW में, तो इसका क्या हो जाएगा AW। अब है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तो शुष्क हो जाते हैं ऊपर वाला एकदम शुष्क, जैसलमेर जो है बीकानेर का क्षेत्र आता है, तो ये हो जाएगा इसका जो है BWHW। और फिर आता है स्टेपी जिसको अर्ध शुष्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में होते हैं जो अरावली और जो है शुष्क के बीच में हो, मतलब ज्यादा शुष्क भी नहीं हो ज्यादा जो है आर्द्र भी नहीं हो, तो ये आ जाएगा आपका BSHW। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, पहले का तो होगा चौथा, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का दूसरा, और पहले का चौथा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र, ये एकमात्र संयंत्र है राजस्थान में, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, और ये है केवल गुलाबपुरा में, ध्यान रखना। और गुलाबपुरा कहां पर आपका, भीलवाड़ा में। राजस्थान में जो है स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स जो लिमिटेड है वो उसका संयंत्र कहां पर है, केवल गुलाबपुरा में है, और वो गुलाबपुरा कहां पर है आपका, भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन जो है आपके वो है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट पृथक करती है, किसको पृथक करती है, तो आपको चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आती है इंडस्चर, इंडस्चर, ठीक है, इसको सिंधुस्चर भी कहते हैं, ठीक है, सिंधुस्चर भी कहते हैं। ये जो आपकी जो है ना, ये किसको अलग करती है, ये जो है ट्रांस हिमालय को, किसको, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है, महान हिमालय से। ठीक है, फिर दूसरा आपका आती है, वो आती है कौन सी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको जो शॉर्ट में कहते हैं MCT। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये जो आपकी महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है, महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है, लघु हिमालय से। ठीक है, फिर तीसरा आती है आपकी मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और मेन बाउंड्री फॉल्ट है उसको MBF कहते हैं, और ये आपकी लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती है, लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती है, शिवालिक से। फिर चौथी आपकी आती है वो है आपकी हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट को क्या कहेंगे, HFF, और ये किसको अलग करती है, ये आपकी शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करती है, शिवालिक को, थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पर लाइन खींच देता हूं ताकि मिले नहीं, शिवालिक को जो है उत्तरी मैदानी भाग से अलग करती है, उत्तरी मैदान से अलग करती है। तो अब ध्यान रखना है, इंडस्चर या सिंधुस्चर है वो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट जो है शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करता है। तो यहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात हो रही है, तो इसकी हो रही है कि महान हिमालय को लघु हिमालय से क्या करता है, अलग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शीतकाल में जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बचाएं। सबसे पहले है कि जेट प्रवाह की दक्षिण शाखा, इसकी दो शाखा होती है, एक उत्तरी शाखा तो कहां बहती है, इसकी उत्तरी शाखा जो है आपकी हिमालय के उत्तर में बहती है, तिब्बत के पठार में। कहां पर है, तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार में। और इसकी जो दक्षिण शाखा वो भारत में बहती है, भारत के उत्तर भारत में कह सकते हो आप, कहां पर, उत्तर भारत में। ठीक है, जो आपकी उत्तरी शाखा है वो तो तिब्बत के पठार में चलती है जेट स्ट्रीम की, और जो दक्षिण शाखा वो उत्तर भारत में चलती है। तो उत्तर भारत में चलती है, तो देखो पहला कथन देखो, जेट प्रवाह की दक्षिण शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो उत्तर भारत में आता है उसके रेखा के ऊपर होती है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर जेट प्रवाह तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तो अभी मैं बात कर चुका कि जो उत्तरी शाखा वो तिब्बत के पठार, और तिब्बत का पठार क्या है, हिमालय से उत्तर में है, ऊपर की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही हो गया, दोनों कथनों को याद रखना है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, और ये ज्यादातर पाए जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में। कहां पर, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है,
तो सबसे पहले ये वन पश्चिमी, देखो पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। इन 3 जगह पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। हिमालय के दक्षिण ढालों पर विस्तृत है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो गलत है। ये 200 सेंटीमीटर प्लस वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर इन वनों में महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, एबोनी, बेंत आदि वृक्ष पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। महोगनी, रोजवुड, सिनकोना जो है किस जो है प्रकार के वन है? सदाबहार और अर्ध सदाबहार। अत्यधिक जैव विविधता के कारण इन वनों का आर्थिक दोहन कम हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ये ज्यादातर रिजर्व क्षेत्र है जहां पर जो है जैव विविधता अच्छी खासी पाई जाती है। तो अपने को असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका असत्य हो गया, क्योंकि ये 200 प्लस सेंटीमीटर पर जो है सालाना वार्षिक क्षेत्र से जो क्षेत्र वर्षा वाले क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दामोदर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, तो बिल्कुल सही है। और ये कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में, ठीक है। तो दामोदर नदी का जो है उद्गम कहां से होता है? छोटा नागपुर पठार से। फिर इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है बरकार वह कोनार हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दामोदर नदी है, उनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बराकर और कोनार, ठीक है। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये नदी सोनपुर बिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, तो गलत बात है। ये नदी वैसे गंगा नदी में नहीं मिलती, लेकिन गंगा की एक सहायक नदी है हुगली नदी, उससे मिलती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहां पर मिलती है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। तो गंगा की डायरेक्ट सहायक नदी नहीं है ये, गंगा की सहायक नदी जो है हुगली की सहायक नदी है ये, ठीक है। या फिर जो है हुगली नदी में क्या मिलती है? ये पश्चिम बंगाल में मिलती है, ठीक है। फिर बात करें ये सोनपुर में कौन मिलता है? तो सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी गंगा नदी में कहां पर मिलती है? बिहार के सोनपुर में मिलती है, ठीक है। तो असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती, ये हुगली नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में, ठीक है। अब कुछ मैं आपको जो है अपतटीय क्षेत्र बता देता हूं, उनको आपको जो है याद रखना है कि कौन सा कहां पर है। तो सबसे पहले हम बात करें जो अपतटीय क्षेत्रों की, तो देखो असम में जो क्षेत्र है ना, ये आपको पता है पूर्वी क्षेत्र है, अपतटीय नहीं है, ठीक है, तट पर नहीं है। इसमें जो है असम में जो है तेल जो है प्राकृतिक गैस या तेल दोनों से ही मान सकते हो इनको। एक तो मोरन और एक है हुग्रीजन, ये 2 क्षेत्र जो है ना प्राकृतिक तेल और गैस से संबंधित है और असम में है, ठीक है। फिर गुजरात में इसका मतलब कहां पर है? पश्चिम अपतटीय क्षेत्र है, नाम ध्यान रखना। पश्चिम अपतटीय और गुजरात में स्थित है, वो है आपके लुनेज, नाम ध्यान रख लेना। आया हुआ क्वेश्चन है 2022 ग्रुप डी में, लुनेज, कलोल, ठीक है, असजोल, और एक नाम आपका ध्यान रखना ओलकड, ठीक है। इनके अलावा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में बता देता हूं आपको बसेन, और पिछली बार का आया हुआ ध्यान रखना अलियाबेट भी क्या है? पश्चिमी जो है आपका अपक्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कहां होती है? पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में। और असम के जो है आप जो ये मान सकते हो प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक जो तेल है उनका जो है आपका जो है ये क्षेत्र है। गुजरात में कौन से हैं? बसेन, अलियाबेट, ये पश्चिमी है। गुजरात वाले आपको पता है असम के मोरेन और उग्रीजन है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बोल रहा है, मिन्नामाटा खाड़ी में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण क्या था? तो देखो मिन्नामाटा खाड़ी ये है आपके जापान में, ठीक है। और मिन्नामाटा एक रोग भी होता है जिसको मिन्नामाता रोग कहते हैं, ठीक है। मिन्नामाता रोग वो इसी के नाम से पड़ा है, और ये होता है आपका पारे के कारण। किसका कारण है? पारा। कौन सा? पारा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पारा। अब बात करते हैं कि इसके लिए एक समझौता भी हुआ है। क्या हुआ है? समझौता। और ये समझौता कौन से साल में हुआ? 2013 में। तो ध्यान रखना मिन्नामाता जो है आपका जो प्रदूषण है उस पर समझौता 2013 में हुआ, और 2018 में जो है भारत ने इस पर साइन किए, भारत शामिल हुआ, भारत
शामिल हुआ। ठीक है, तो मीनामाटा जो जापान में है, मीनामाटा खाड़ी, और इसके नाम पर एक मीनामाता रोग भी जो है होता है, वो है पारे से संबंधित। ठीक है, और इसके लिए जो समझौता हुआ जो है वैश्विक स्तर पर 2013 में, और भारत इसमें शामिल कब हुआ? 2018 में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल 1। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहला, परिभ्रमण के कारण पवनों की दिशा में विचलन होता है। बिल्कुल, पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है उसके कारण पवनों की दिशा में विचलन होता है, तो बिल्कुल होता है। फिर फेरेल के नियम के अनुसार ग्राह्य पवने जो है, ग्राह्य पवने होती है, भूमध्य रेखा के निकट सर्वाधिक विक्षेपित होती है, तो गलत। कहां पर होती है? ध्रुवों के निकट। नोट कर लेना, फेरेल ने क्या बोला कि जो है ना ग्राह्य पवने या फिर ग्राह्य पवने होती है ना, वो ध्रुवों के निकट जो है अधिकतम विचलित होती है या विक्षेपित होती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि असत्य अपने को पूछा था। फिर मानसूनी हवाएं भूमंडलीय पवने नहीं है। बिल्कुल, ये स्थानीय पवने एक प्रकार से। मानसूनी पवने क्या है? स्थानीय पवने, ये भूमंडलीय पवने नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका इनके बारे में कि ऐसे पृथ्वी बनानी है आपको, और ऐसे करके जो है ऐसे इस हिसाब से बहती है पवने। ठीक है, तो वो मैं आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल से बता चुका, तो ये कथन एकदम सही है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, और इसके बारे में डिटेल से जो फाइनल टेस्ट 1 हुआ था ना अपना, उसमें जो हम चर्चा कर चुके। तो यहाँ पर जो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, क्योंकि जो फेरेल के नियम के अनुसार जो ग्राह्य पवने हैं वो भूमध्य रेखा के जो है निकट सर्वाधिक विक्षेपित नहीं होती, ध्रुवों के निकट होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन बताना है। सबसे पहले अंध महासागर, और अंध महासागर कहते हैं आपका अटलांटिक महासागर को। किस महासागर को? अटलांटिक महासागर को कहते हैं। तो जो अंध महासागर है, जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं, उसमें सबसे वृहत मध्य सागरीय कटक स्थित है। तो बिल्कुल सही नाम है, और आपको बताना है इसका नाम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी आप थोड़ा सर्च करें कि जो अंध महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर में, तो बिल्कुल सही बात है। फिर हिंद महासागर संभवतः पैंथलासा का अवशिष्ट भाग है, तो गलत। पैंथलासा जो है पृथ्वी में पहले पाया जाता ना, पेंजिया एक महाद्वीप पाया जाता था, पेंजिया, और बाकी सारा पानी था, जिसको पैंथलासा सागर कहते थे, पृथ्वी में जो है 7 महाद्वीप बनने से पहले। तो जो पैंथलासा है उसका अवशिष्ट माना जाता है प्रशांत महासागर को। किसको माना जाता है? प्रशांत महासागर को। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। अगला क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन अच्छा है। जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से जो है किसे चुना जाता है? तो देखो, मैं कुछ आपको घनत्व बता देता हूं अलग अलग प्रकार के। थोड़ा सा इस साइड ले जाता हूं एक बार। ठीक है, कुछ मैं थोड़ा छोटा करके घनत्व बता देता हूं आपको। सबसे पहले होता है आपका अंक गणितीय घनत्व। कुछ घनत्व बता रहा हूं, ध्यान रखना। अंक गणितीय घनत्व, अंक गणितीय घनत्व। अंक गणितीय घनत्व में क्या होता है आपका? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, और कुल जनसंख्या में भाग दिया जाता है आपका जो है कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का। ये होता है अंक गणितीय घनत्व है। ठीक है, फिर आता है आपका कृषि घनत्व है। कौन सा घनत्व है? कृषि घनत्व है। कृषि घनत्व में क्या होता है? कृषि घनत्व में आता है कि कृषि करने वाली जनसंख्या, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कृषि जनसंख्या, कृषि करने वाली जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कृषि भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कृषि घनत्व में क्या आता है? कृषि जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्रफल। फिर एक आता है आपका कायिक घनत्व है, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व और कृषि घनत्व में थोड़ा ही अंतर होता है। कायिक घनत्व में क्या आता है कि कुल जनसंख्या बट्टा कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कृषि भूमि का क्षेत्रफल। अंतर क्या है दोनों में? कि कायिक घनत्व में जो है कृषि भूमि का क्षेत्रफल जो कुल जनसंख्या में भाग लग रहा है, लेकिन कृषि घनत्व में कृषि करने वाली जनसंख्या में जो है कृषि भूमि का क्षेत्रफल का भाग लग रहा है। इतना अंतर है बस। ठीक है, फिर आता है आपका पोषणीय घनत्व है। कौन सा घनत्व है? पोषणीय घनत्व है। और पोषणीय घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और बट्टा में है खाद्यान्न के अंतर्गत,
खादान के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल, खादान के अंतर्गत जहां पर खाने योग्य जो खादान होते हैं उनका जो है अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर एक आता है आर्थिक घनत्व है। कौन सा घनत्व है? आर्थिक घनत्व है। और आर्थिक घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बट्टा कुल जो है संसाधन मूल्य, कुल जनसंख्या बट्टा संसाधन मूल्य, संसाधन मूल्य। अब आपको ध्यान रखना है, देखो अंकगणितीय घनत्व क्या होता है? कलर चेंज कर लेता हूं। अंकगणितीय घनत्व होता है आपका कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देते हैं। कृषि घनत्व है, देखना कृषि जनसंख्या ना जो कृषि करती है उसमें कृषि योग्य जो भूमि है उसका क्षेत्रफल का भाग देते हैं। अब कायिक घनत्व थोड़ा सा ही अलग है कृषि घनत्व से। यहां पर जो है देखो कृषि घनत्व में कृषि योग्य जनसंख्या में जो है कृषि भूमि का क्षेत्रफल का भाग देते हैं और यहां पर कुल जनसंख्या में कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल का भाग देते हैं। पोषणीय घनत्व में कुल जनसंख्या में खादान के अंतर्गत भूमि जो क्षेत्रफल है उसका जो भाग देते हैं और आर्थिक घनत्व में कुल जनसंख्या में संसाधन मूल्य का भाग देते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कायिक घनत्व है, कायिक घनत्व मापने के लिए क्या क्या जो है चुना जाता है? तो कायिक घनत्व में एक तो कुल जनसंख्या होती है और एक कृषि भूमि का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका जो है, देखो यहां पर देखो कुल भूमि, कुल बंजर भूमि भी नहीं होती, वन क्षेत्र भी नहीं होता, कुल भूमि भी नहीं होती, तो क्या हो गया? कुल कृषि योग्य भूमि। तो केवल 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं अगर कुल जो है देखो जनसंख्या भी होती तो वो भी इसमें शामिल हो जाती, लेकिन कुल कृषि भूमि जो है अपने को होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले बेरिंग जल डमरू। ठीक है, बेरिंग जल डमरू जो है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, तो बिल्कुल सही बात है। बेरिंग जो जल डमरू है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, मतलब जोड़ता है, तो बिल्कुल सही है। माउंट ब्रूस ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, तो गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट कोस्को। ठीक है, इसका नाम अलग अलग मिलता है कई जगह। और एक जो है वर्तमान में जिसको माना जाता है ना ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर, वो है आपका माउंट विलियम, माउंट विल्हिम को माना जाता है और ये पपुआ न्यू गिनी में है। ठीक है, वर्तमान में इसको माना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात हो रही है, पपुआ न्यू गिनी में माना जाता है इसको। तो उत्तर क्या होगा? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा था अपने को। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट विल्हिम या फिर जो है माउंट कोस्को को माना जाता है। फिर पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अंटार्कटिका में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, फिर सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, बिल्कुल, क्योंकि एशिया की जनसंख्या लगभग 60% है। ठीक है, एशिया की जनसंख्या लगभग 60% है, तो सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या जो एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, तो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कुछ गलती हो जाए और आपको लगे कि ये सही होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो है ध्यान नहीं रहता इतना। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, बात कहां की हो रही है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की। इस अधिनियम में देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई, तो बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना कब की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और इस अधिनियम में क्या क्या, इस जो संघ में क्या किया जाना था? देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाना था। एक आपका था नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल। कौन सा? नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल। इसकी स्थापना 1919 अधिनियम के तहत हुई थी। किसके अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। यह भी ध्यान रखना, दोनों अलग चीज है। नरेश मंडल की स्थापना या नरेंद्र मंडल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी स्थापना 1919 अधिनियम के अंतर्गत हुई और अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है, इसका प्रावधान जो परिकल्पना की गई, हकीकत में कभी बना नहीं है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 1919 में जो द्वैध शासन है ना, द्वैध शासन, वो कहां लगाया गया? प्रांतों में। ठीक है, प्रांतों में। और 1935 में क्या किया? 1935 में जो है ना आपका ये द्वैध शासन केंद्र में लगा दिया गया। कहां पर लगा दिया गया? केंद्र में, प्रांतों से हटा दिया गया, तो बिल्कुल सही है। फिर इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित की गई, तो बिल्कुल गलत बात है। किसको आवंटित की गई? वायसराय को। किसको? वायसराय को, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को।
ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय या गवर्नर जनरल को आवंटित की गई, ना कि विधायिकाओं को। तो ये गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल 1 व 2। ये रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? जैसे वर्तमान में यूपीएससी है, वैसे ही जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो उत्तर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919। और इसके तहत जो है आपका 1 अक्टूबर 1926 को जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो किस भारत शासन अधिनियम के तहत? 1919 केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गठन के समय राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य थे? गठन के समय जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें कितने सदस्य थे? तो जब इसका गठन हुआ 1949 में, तब इसमें जो है ना 1+2 थे, मतलब 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। उत्तर हो जाएगा 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। और आरपीएससी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब इसका गठन हुआ 1949 में, तब इसमें थे 1+2 सदस्य। ठीक है। फिर 1968 में इनकी सदस्यों की संख्या 1 बढ़ा दी और 1+3 कर दिया, नोट कर लेना। फिर 1973 में जो है ना इसको कर दिया 1+4। ठीक है। फिर 1981 में इसको कर दिया 1+5। और फिर जो है आपका 2011 में वर्तमान 1+7। ठीक है। और ये क्या है? वर्तमान। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो है आरपीएससी में वर्तमान सदस्य संख्या 1+7 जो है कब से है? तो 2011 से। ठीक है। तो शुरुआत में कितना था? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। 1968 में 1+3 हो गए, 1973 में 1+4 हो गए, 1981 में 1+5 हो गए और 2011 में 1+7 हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले ऐसे अध्यक्ष जो किसी भी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। तो देखो पहले क्या शर्त थी कि जो है ना राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है ना, राज्य मानवाधिकार आयोग, पहले इसमें प्रावधान था ना कि इसका जो अध्यक्ष है ना, कौन अध्यक्ष, वो जो है किसी भी उच्च न्यायालय का, जो भी हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, उसका क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश रहा होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। पहले क्या शर्त थी कि कोई भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तभी बन सकता है जो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया, 2019 से संशोधन किया गया और उस संशोधन में यह कहा गया कि जो है कोई भी जो है मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी जो है अध्यक्ष बन सकते हैं, अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं, न्यायाधीश भी क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। तो 2019 के बाद में जो है कौन बना था जो है अध्यक्ष? तो गोपाल कृष्ण व्यास। तो उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण व्यास। बात हो रही है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे पहले अध्यक्ष जो किसी भी जो न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो आपका अधिनियम है उसमें साफ साफ लिखा था कि इसका अध्यक्ष बनने के लिए जो है किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है। ठीक है। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया कि मुख्य न्यायाधीश जो है होना जरूरी नहीं है, किसी भी न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश है वो भी अध्यक्ष बन सकता है। और उसके बाद सर्वप्रथम जो है गोपाल कृष्ण व्यास जो है इसके अध्यक्ष बने थे। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान अध्यक्ष है, ध्यान रखना कौन है? वर्तमान अध्यक्ष। और कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान मानव अधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। और गोपाल कृष्ण व्यास प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है, ऐसे मतलब अध्यक्ष जो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, अन्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो उत्तर होगा आपका मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। और कब से कब तक रहे ये रहे आपके 1971 से 73 तक। ठीक है। और बरकतुल्ला खान का ध्यान रखना, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी, पद पर रहते हुए मृत्यु। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? बरकतुल्ला खां। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। सामान्य वैकेंसी भी आ चुकी है, इसकी भी तैयारी लगातार जारी रहेगी और मात्र सेकंड ग्रेड के लिए ही है ये जो चैनल बनाया गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए बनाया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी।